वेलकम टू माय राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम वर्णमाला का ये क्लास लेके आए हैं जो कि हमारे हिंदी व्याकरण से संबंधित है। तो आइए हम इसको जानें। तो जो ये हमारा वर्णमाला है उसको असल में देखा जाए तो वर्ण का मतलब होता है सबसे छोटा इकाई। वर्ण अगर सार्थक अगर हम सार्थक बोलें कि सार्थक अगर हिंदी की भाषा है तो वो वर्ण की वजह से ही है। क्योंकि वर्णों को अगर व्यवस्थित रूप से अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्णमाला हो जाएगा और उसी से क्या बनेगा, हमारा शब्द बनेगा जिसका कुछ अर्थ निकलेगा। और वर्ण से पहले हम ध्वनि को ही माना जाएगा। अगर उच्चारण के रूप से देखा जाए तो सबसे छोटा इकाई जो होगा वो ध्वनि होगा, और अगर लिखित रूप में देखा जाए तो सबसे छोटा इकाई वर्ण होगा। तो यही सब जानने के लिए हम देखते हैं वर्णमाला को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इसमें, जो कि हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। तो आइए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? ठीक है, कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने व्यंजन होते हैं? हमारे 33 व्यंजन होते हैं। तो आइए और आगे अगला क्वेश्चन देखें। सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इसमें बोल रखा है कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा प्रस्तुत मानक हिंदी वर्णमाला व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, और इसमें ये भी कई तरीके के भाग में बांटा जाता है, जैसे स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया और ऊष्म व्यंजन हो गया। स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि का से माँ तक का जो व्यंजन होता है वो स्पर्श व्यंजन में आता है। अंतस्थ व्यंजन में आ जाता है य, र, ल, व में आ जाता है, और ऊष्म व्यंजन में आता है श, श, स, ह। ठीक है, तो आगे हम इसमें और भी कई चीज़ें इसमें देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन अभी हमने देखा था कितने होते हैं? 33 में होते हैं। देखते हैं, अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जैसे कि बोल रखा है कि हिंदी भाषा में 33 मूल व्यंजन होते हैं। मूल व्यंजन मतलब वो किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, वो अपने पे निर्भर होते हैं। खाली वो स्वर पे निर्भर होते हैं, क्योंकि व्यंजन कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है। स्वर जो है वो स्वतंत्र होता है, वो किसी पे निर्भर नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम आ ई बोलेंगे तो हम उसमें किसी का सहारा नहीं लिया जाता है, वो खुद अपना एक स्वर है। इसी तरीके से व्यंजन क्या है कि जब भी हम का, खा, गा बोलेंगे तो उसमें आ का स्वर भी आता है। तो आ का स्वर आ रहा है तो मतलब व्यंजन जो है वो स्वर पे निर्भर हो रहा है। लेकिन जो व्यंजन है, वो जो स्वर है वो व्यंजन पे निर्भर नहीं होता है या किसी पे निर्भर नहीं होता है। तो मूल जो व्यंजन है वो कितने हैं? हमारे 33 हैं। इसको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपी पुलिस हो गया, कांस्टेबल हो गया, है ना, और भी कई एग्ज़ाम हो गए यूपी के, तो उसमें काफ़ी ये वाला क्वेश्चन ट्रेंडिंग में होता है। जिनमें अब देखो, जिनमें का वर्ग है ना, जो 33 मूल व्यंजन है उसमें क्या, जिनमें का वर्ग आता है, चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, और ता वर्ग आता है और पा वर्ग आता है। ये कुल मिला के कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग हो गए। और हर प्रत्येक वर्ग में कितने कितने होते हैं व्यंजन? 5-5 व्यंजन होते हैं, जो कि मिला करके अगर देखा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 25। तो हमारे कितने हो जाएंगे? 25 व्यंजन हो जाएंगे, जो कि स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, फिर स्पर्श व्यंजन के बाद जो 4 आते हैं या, रा, ला, वा, वो किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, या, रा, ला, वा, है ना। फिर 4 जो हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं, श, श, स, ह। इस प्रकार से कितने हो गए? 33 व्यंजन हो गए, है ना। इसके अतिरिक्त 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, जैसे कि ड और ड, ड़ और ड़। ठीक है, नीचे बिंदी वाला होता है। आगे क्या है, फिर 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये जो उच्छिष्ट व्यंजन और जो संयुक्त व्यंजन है इसको अलग रखा गया है। ठीक है, मूल व्यंजन से अलग रखा गया है। तो ड़ और ड उच्छिष्ट में आते हैं, और संयुक्त व्यंजन में कौन सा आता है? छ, त्रिक, ज्ञ, श्री। ये क्षत्रिय, ज्ञ, श्री संयुक्त व्यंजन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये 2 व्यंजन को मिला करके बनता है, जैसे कि का और का, है ना, का और श से मिलके छ बनेगा।
है ना। का और शा मिलके क्या बनाता है, छा बनाता है। तो इसी तरीके से ये ता और रा मिलके बनेगा, जा और इया मिलके बनेगा, और शा और रा मिलके श्र बनेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन होगा। हम अगले प्रश्न की तरफ चलें, और भी कुछ जानने को मिलेगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या। ये तो वो फिर से आ गया वही वाला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है, वही चीज़ें हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होगा, है ना। फिर 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन कितना, ये क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, है ना, या, तो ई प्लस आ मिलके क्या बनाता है, या। तो इसमें देखिए, इसमें ई और या, ई आ मिला के क्या बना रहा है, या। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसलिए ये स्वर का भी सहारा ले रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल रखा है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्वर का भी सहारा लिया जा रहा है, इसलिए इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। अभी बताया मैंने। अब उसको और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे का वर्ग है, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। तो का वर्ग में क्या आता है, का खा गा गा ड़ा, और चा में चा 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 जा या, टा वर्ग में टा ठा डा डा ड़ा, और ता वर्ग में ता ता दा दा ना, और पा वर्ग में पा फा बा भा मा। ठीक है, का वर्ग को क्या बोला जाता है, कंठ बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे गले से आती है, कंठ से आती है आवाज़, इसलिए का वर्ग बोल रखा है। बोल के भी देख सकते हैं आप, क ख ग ग, ये सब क्या है, कंठ से आवाज़ आ रही है। अगला आता है हमारा चा वर्ग। चा कहाँ से, जैसे कि हमारे कंठ के आगे जा कर के जो मुंह है, उसके सबसे टॉप में, मतलब रूफ जो है, मतलब कि छत, उस वहाँ पे उसको बोला जाता है तालव्य। उसी के जस्ट आगे जा कर के, जहाँ से हमारा दांत शुरू होता है, दांत के थोड़ा सा पीछे, वहाँ पे क्या आता है, मूर्धन्य है। वहाँ से हमारा ट ठ ड ढ, हमारा जीभ वहाँ पे टकराता है ऊपर साइड में, तो इसलिए इसको मूर्धन्य बोला जाता है। ठीक है, और ता वर्ग आता है, ता वर्ग में आता है दंत। तो ये दांत टच करते हुए हमारा इसकी आवाज़ निकलती है, जैसे ता था दा दा, बिना जीभ के जो दंत से टच होने के वजह से ही ता था दा दा बोल पाते हैं। अगर हम टच नहीं करेंगे तो उतना क्लियरली नहीं बोल पाएंगे। ऐसे ही पा, ये होता है ओष्ठ से, क्योंकि जब तक हम ओष्ठ को हिलाएंगे नहीं, तब तक हम पा फा बा बा नहीं बोल पाएंगे। तो इस वजह से इसको क्या बोल रखा है, ओष्ठ। तो उच्चारण के हिसाब से इनको रखा गया है, और हमारा जो जीभ है, कहीं ना कहीं ये टच होता है, स्पर्श होता है, इस वजह से इसको स्पर्श व्यंजन बोल रखा है। और ये कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे इसमें बोल रखा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। जैसे अभी इससे पहले हम वर्णमाला के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। वर्णमाला 2 प्रकार का होता है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि वर्ण हमारा क्या है, सार्थक इकाई होगा, है ना। सार्थक इकाई हमारा क्या है, वर्ण है, क्योंकि वर्ण एक तरीके से हम उच्चारण कर सकते हैं, है ना। मतलब उच्चारण के साथ साथ में हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब है, सार्थक इकाई इसलिए बोल रखा है क्योंकि जैसे का हो गया, खा हो गया, है ना, गा हो गया, और छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये सब हम क्या है, उसको लिख सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, इसलिए उसको सार्थक बोल रखा है। और अगर ध्वनि की बात की जाए, तो ध्वनि क्या होता है, एक तरीके से हम उसको मौखिक रूप से, मतलब बोलने के उससे, वो हमारा लघुत्तम इकाई होगा। ठीक है, लेकिन अगर सार्थक रूप से या फिर लिखित रूप से बोला जाए, तो वर्ण आ जाएगा, सबसे छोटा छोटा इकाई। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आगे, इसके जो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इम्पोर्टेंट, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या है, अक्षर है। ठीक है, भाषा भाषाविदों ने वर्ण के 3 भेद हैं। जैसे कि प्रथम क्या है, स्वर है ना, पहला क्या है, स्वर है, आ आ ई ई उ ऊ। फिर क्या है, व्यंजन है। फिर संयुक्त व्यंजन है, जिसको अक्षर भी बोल रखा है। ठीक है ना।
इस तरीके से है। वर्णों की सार्थक इकाई कर्म को निश्चित अर्थ दे, उसको क्या बोला जाएगा? शब्द बोला जाएगा। क्योंकि वर्णों को अगर व्यवस्थित तरीके से अगर हम कोई रखते हैं तो वो एक शब्द तैयार होता है जिसका कुछ मीनिंग होता है। तो इसी वजह से उसको क्या बोल रखा है? सार्थक बोल रखा है। ठीक है। आगे क्या है? सार्थक कर्म बोल रखा है। आगे इस बोल रखा है इस भाषा में सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? इकाई जैसे कि अगर कोई भी शब्द ले लें, जैसे कि कलम ले लें, यहाँ पे दे रखा है कमल ले लें, है ना? कमल बोल रखा है, कमल हो गया, कलम हो गया, या नयन हो गया, चयन हो गया, जो भी मतलब कोई भी शब्द है, अगर उनको एक व्यवस्थित अगर हम लोग जैसे कि का, मा, ला लिखा हुआ है, कमल है ना? अगर मैं माँ पहले लिख लूँ और का लिख दूँ और ला लिख दूँ तो मकल। अब ये मकल कोई वर्ड ही नहीं होगा, है ना? कोई शब्द नहीं होगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो उसको सार्थक बनाने के लिए उसको कर्म में लाना पड़ेगा, है ना? एक व्यवस्थित कर्म में। तो उसका तब जाके उसका मीनिंग निकलेगा। तो इसी वजह से इसको सार्थक इकाई बोला गया है वर्ण को। तो आगे देखते हैं। बोला क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, अभी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखें, 7वां देखें। बोला क्या? हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, स्वर के देख लीजिए। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? मूल रूप से 11 है। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ ओ। ठीक है। और एक होता है अनुस्वार होता है और एक होता है विसर्ग। इन दोनों को किस में रखा गया है? इन दोनों को अयोगवाह में रखा गया है। ठीक है। और एक होता है अनुनासिक भी होता है ये। तो इनको किस में रखा गया है? अयोगवाह में रखा गया है। तो आज इतने 8% सीखे, लेकिन उसमें भी कई ढेर सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। तो अगले लेक्चर में और भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम और भी ज़्यादा से अच्छे कंटेंट ला सकें। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कीजिए। और धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही।